Hello everyone, welcome to the video lecture series of Signal System. The subject code is KC 403 and here we are in lecture number 1 of unit number 5. So in the previous lecture basically हम लोगों ने finish up किया है unit number 3 जहाँ पे एक लेंथी यूनिट है यूनिट नंबर 3, बट अगर मैं यूनिट नंबर 3 में बात करूं तो आपने मोस्टली एनालिसिस यूनिट नंबर 3 में ही कवर अप की है। फिर चाहे वो CTFT है या DTFT है, मतलब फुल ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया फॉर कंटिन्यूस टाइम या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का, DFT है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DTFT एंड DFT, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ने कवर अप किया और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने एक और चीज कवर करी थी, दैट इज कॉल्ड फोरियर सीरीज। किस तरह से हम एक पीरियोडिक सिग्नल की फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, पीरियोडिक सिग्नल को किस तरह से फोरियर डोमेन में रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 5, जिसमें कि आपको एक मेन टॉपिक पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। तो क्या होता है सैम्पलिंग, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट सैम्पलिंग, सैम्पलिंग थ्योरम क्या है एंड सैम्पलिंग थ्योरम को प्रूव कैसे किया जाता है, जहां पे हम लोग देखेंगे टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इंपल्स ट्रेन सैम्पलिंग। तो चलिए ये सभी चीजें जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सैम्पलिंग थ्योरम। सो सैम्पलिंग, अब ऑलरेडी हम लोग दो चीजें इस पूरे सब्जेक्ट में सुन चुके हैं, व्हाट इज द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो सैम्पलिंग क्या प्रोसेस है, सैम्पलिंग एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, दैट प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड सैम्पलिंग, राइट। अब अगर मैं आपको बोलूं एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है और इस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को आप केवल इसके डिस्क्रीट वैल्यू में चेंज कर दे रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड द सैम्पलिंग प्रोसेस, राइट। तो जब हमारा सिग्नल डिस्क्रीट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पे डिफाइन होता है, तो डिस्क्रीट टाइम में क्या होता है, डिस्क्रीट टाइम में दो सैंपल्स के बीच में कुछ ना कुछ इंटरवल होता है, राइट। देन द टाइम इंटरवल बिटवीन दीज टू सब्सिक्वेंट सैंपलिंग इंस्टेंट इज कॉल्ड सैंपलिंग इंटरवल TS। जी हाँ, ये जो दो सब्सिक्वेंट के बीच का सैंपलिंग इंटरवल आएगा, दैट इज कॉल्ड TS, जो कि हमने आपको याद हो मैंने DFT और DTFT में भी डिफरेंस बताया था कि DTFT में अगर हम डिस्क्रीट पॉइंट का फोरियर ट्रांसफॉर्म करें देन इट इज कॉल्ड द DFT, यानी DTFT में जो हमारी ओमेगा रेंज होती है उस रेंज को हमने n इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया था, n सैंपल्स में डिवाइड कर दिया था, दैट इज अगेन प्रोसेस इज कॉल्ड एज सैंपलिंग। कि आप एक रेंज को पर्टिकुलर इंस्टेंट्स में डिवाइड कर रहे हो, इंडिविजुअल सैंपल्स में डिवाइड कर रहे हो और हर एक सैंपल इक्वल डिस्टेंस है, राइट। तो इसी डिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सैंपलिंग इंटरवल। और इंटरवल के अपोजिट को क्या बोलते हैं, टाइम के अपोजिट को क्या बोलते हैं, जी हाँ, फ्रीक्वेंसी या रेट। तो इसी के रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं सैंपलिंग रेट और फ्रीक्वेंसी, दैट इज नॉट बाय FS। तो FS और TS का रिलेशन हो जाएगा FS इज इक्वल टू 1/TS। सो अगर ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग, तो सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के अंदर जब कन्वर्जन हो जाती है, जो सिग्नल कन्वर्ट होता है, यानी डिस्क्रीट टाइम में जो सिग्नल आता है उसके अंदर जो हमारे डिस्क्रीट इंस्टेंस हैं वो इंस्टेंस कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उनके बीच का इंटरवल कितना टाइम ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं सैंपलिंग इंटरवल और सैंपलिंग रेट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है इस सैंपलिंग के अंदर। Why? Because सैम्पलिंग थ्योरम कहती है कि अगर मैं कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल जो कि मेरा बैंड लिमिटेड सिग्नल है, अभी आप आगे चल के देखेंगे इसका मतलब क्या है, अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सैंपल एंड कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सैंपल्स बैक, राइट। एक सिग्नल यानी एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में चेंज कर सकते हो और उसी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को वापस आप कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट इफ द सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी FS इज ग्रेटर देन ट्वाइस FM। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इन योर सैंपलिंग, जिसकी आप इस पूरे यूनिट में बात करेंगे कि जो सैंपलिंग इंटरवल है, सैंपलिंग रेट है, that rate must be greater than twice the maximum component of the frequency in your original message signal। इसी चीज को हम यहाँ पे बोलते हैं बैंड लिमिटेड। बैंड लिमिटेड का मतलब कि आपका जो मैसेज सिग्नल है वो बैंड लिमिट होना चाहिए, यानी उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट FM होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए या इसके नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे होगा, इसके ऊपर होगा तो ये थ्योरम हमारी गड़बड़ हो जाती है, इसका मीन्स गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हमें सैंपलिंग रेट क्या रखना है, दैट इज ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, तभी हमारा सिग्नल एक्चुअली अपने सैंपल्स वैल्यू से वापस रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है, राइट। सो वेयर FM इज कॉल्ड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। इसी क्राइटेरिया को आप सैंपलिंग थ्योरम बोलते हैं या इसी को हम निक्विस्ट क्राइटेरिया भी बोलते हैं। तो जो मैं यहाँ पे आपको वर्ड दे रहा हूँ FS इज इक्वल टू ट्वाइस FM, दिस इज ऑल्सो नोन एज निक्विस्ट रेट, और अगर मैं इसका इनवर्स कैलकुलेट करूँ TS इज इक्वल टू 1/FS, तो ये कहलाता है निक्विस्ट इंटरवल। इस पे आप क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा कि जब हमें सिग्नल दिए जाते हैं, जो हम सिग्नल्स देख चुके हैं, तो उनमें जब फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो तो उसमें निक्विस्ट रेट और निक्विस्ट इंटरवल कैलकुलेट कैसे किया जाता है।
बट दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सैंपल सिग्नल हम अपने ओरिजिनल सिग्नल में वापस तभी कन्वर्ट हो सकता है व्हेन द फ्रीक्वेंसी यानी कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन ट्वाइस of FM, where FM is the maximum frequency of the signal, right? अब अगर इसी चीज को मैं बोलूं कि आपको इस सैम्पलिंग थ्योरम का प्रूफ करना है, right? तो यहां पे प्रूफ के लिए हमने लिया है दैट इज कॉल्ड इंपल्स ट्रेन सैम्पलिंग. इट इज द नेम ऑफ सैम्पलिंग, इंपल्स ट्रेन सैम्पलिंग, जहां पे मैं इंपल्स फंक्शन का यूज करूंगा टू सैंपल दिस इनपुट टाइम सिग्नल, राइट? एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को हम सिंपल एक इंपल्स फंक्शन से, यानी इंपल्स ट्रेन है तो ट्रेन का मतलब हर एक इंस्टेंस पे आपकी इंपल्स वैल्यू है, तो इंपल्स फंक्शन की एक डिलेड आप कह सकते हो फंक्शन है जो कि कहलाता है इंपल्स ट्रेन. तो अगर इन दो सिग्नल को मैं मल्टीप्लाई करूं तो माय सैंपल सिग्नल बिहेव्स लाइक दिस कि आपका जो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है उसकी वैल्यू केवल एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे डिफाइन हुई है और इस ट्रेन का जो इंटरवल था दैट इज ऑफ टीएस. तो यहां पे भी जो आपको सैंपल सिग्नल में जो टाइम इंटरवल है दैट इज इट व्हाट, दैट इज टीएस, राइट? तो अगर मैं इसे मैथमेटिकली डिफाइन करूं कि यहां रिलेशन क्या फॉर्म हो रहा है, तो रिलेशन फॉर्म हो रहा है लाइक दिस कि हमारा मैसेज सिग्नल एक इंपल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई हो रहा है जिसका सैम्पलिंग पीरियड क्या है, दैट इज टीएस, और उसके बाद हमारा यहाँ पे सैंपल सिग्नल बन रहा है, यानी कि x ऑफ st जो कि सैंपल सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है इज इक्वल टू इनपुट सिग्नल, मैसेज सिग्नल भी इसे बोलते हैं, कई बार ओरिजिनल सिग्नल भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय दिस डेल टीएस यानी कि इंपल्स फंक्शन ट्रेन, इंपल्स ट्रेन फंक्शन आप ये कह सकते हो, राइट? अब इंपल्स ट्रेन फंक्शन बना कैसे? इफ यू रिमेंबर वी हैव स्टडीड दिस इंपल्स फंक्शन, राइट? डेल टी. तो डेल टी क्या होता है, जिसकी वैल्यू केवल 0 पे डिफाइन होती है 1. अब अगर मैं इसे डिले कर दूं यानी कि अब मैं इसे शिफ्ट कर दूं डेल टी माइनस 1, तो ये कहां पहुंच जाएगा, ये वैल्यू पहुंच जाएगी 0 की बजाय 1 पे पहुंच जाएगी. ऐसे ही आप -2 कर दीजिए तो 2 पे पहुंच जाएगी, 3 कर दीजिए 3 पे पहुंच जाएगी. अगर मैं बोलूं डेल टी माइनस टीएस तो ये वैल्यू टीएस पे पहुंच जाएगी. इफ आई राइट डेल टी प्लस टीएस तो ये वैल्यू माइनस टीएस पे पहुंच जाएगी. तो एक तरह से ये फंक्शन किस तरह से बना, ये फंक्शन बना जब हमने अपने डेल टी फंक्शन को एनटीएस टाइम डिले कर दिया और इस n को हमने लिमिट लगा दी n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी. तो अगर मैं n को -1 रखता हूं तो ये माइनस प्लस टीएस हो जाएगा, -2 रखता हूं ये प्लस 2 टीएस हो जाएगा, यानी कि ये सिग्नल बनने शुरू हो गए और इन सबको ऐड ऑन कर दिया तो ये मेरी इंपल्स ट्रेन बन जाएगी, राइट? सो यानी इंपल्स ट्रेन सैम्पलिंग इज नथिंग बट जब हमने कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को एक इंपल्स ट्रेन सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई गॉट द सैंपल सिग्नल. और ये इसका मैथमेटिकल फंक्शन है कि एक्सेस ऑफ टी इज इक्वल टू xt डॉट डेल टीएस. तो ये तो हो गई टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, राइट? जब हम टाइम डोमेन सिग्नल को टाइम डोमेन में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब अगर हम इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करें, यानी कि मैं इसे फोरियर ट्रांसफॉर्म में लेता हूं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो यहां पे जो हमारा डेल टी सिग्नल है, राइट? डेल टी सिग्नल इज अ पीरियोडिक सिग्नल बिकॉज ये अपने आप को रिपीट कर रहा है आफ्टर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल टीएस. तो एक पीरियोडिक सिग्नल है और पीरियोडिक सिग्नल को हमने पढ़ा है कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज. तो हमने जो अभी तक यूनिट में फोरियर सीरीज पढ़ी थी दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, बट यहां पे मैं आपको एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज दिखा रहा हूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, एंड दैट इज given by del ts is equal to summation n is equal to minus infinity to infinity cn e to the power j n omega s ts. जी हाँ, cn क्या है, जैसे हमने वहां पे a0 an bn देखे थे फोरियर कोफिशिएंट, तो सेम यहाँ पे फोरियर कोफिशिएंट है जिसकी वैल्यू कैलकुलेट किया थे 1 by ts. इंटीग्रेशन आपका टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे, पल्स का टाइम पीरियड 0 से ts, तो 0 से ts टाइम पीरियड हो गया. व्हाट इज द पल्स मैग्नीट्यूड, दैट इज डेल टी, जो कि एक तरह से 1 होता है t इज इक्वल टू 0 एंड e टू द पावर माइनस j n ओमेगा s t. तो अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूं तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा केवल और केवल t इज इक्वल टू 0 वैल्यू के लिए, क्योंकि तभी आपका डेल 0 1 बनेगा. तो इफ आई पुट t इज इक्वल टू 0 तो e टू द पावर 0 1 हो गया, डेल 0 1 हो गया. तो ये जो cn की वैल्यू है ये अल्टीमेटली रह जाती है 1 अपॉन ts. यानी कि अगर आपने इस वैल्यू को ऊपर पुट कर दिया तो आप डायरेक्टली ये भी याद रख सकते हो द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, यानी कि डेल टीएस की फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो है 1 अपॉन टीएस इंटीग्रेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी e टू द पावर j n ओमेगा s t, राइट? दिस इज कॉल्ड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ डेल टीएस फंक्शन. तो अब अगर मैं अपने बेसिक फंक्शन में बात करूं कि हमारा सैंपल फंक्शन था x ऑफ t यानी कि इनपुट सिग्नल मल्टीप्लाई बाय दिस व्हाट, मल्टीप्लाई बाय दिस डेल ts, और डेल ts क्या हो गया, डेल ts हो गया 1 अपॉन ts समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू e टू द पावर j n ओमेगा s t. ये इसका फोरियर रिप्रेजेंटेशन हो गया, यानी फोरियर सीरीज सीक्वेंस, राइट? अब अगर मैं आपको बोलूं दोनों साइड का फोरियर ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, जी हाँ, व्हाट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सैंपल सिग्नल, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सैंपल सिग्नल इज इक्वल टू 1 by ts इज ए कांस्टेंट टर्म, और फोरियर ट्रांसफॉर्म किस पे अप्लाई होगा, इस पूरे सिग्नल पे, यानी xt मल्टीप्लाई बाय दिस समेशन इनटू e टू द पावर j n ओमेगा s t, राइट? अब देखा जाए तो ये जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है कि अगर xt कोई सिग्नल है जिसका मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला था xt e टू द पावर माइनस j ओमेगा t dt,
राइट तो उसी बेस पे यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हो गया एक्स ऑफ टी एज इट इज, e टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा एस टी एज इट इज, और e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी और लग गया। और ये जो समीशन है ये समीशन आपका अलग चला गया क्योंकि इसका फोरियर से कोई मतलब नहीं है, यानी कि हमने केवल अपनी टर्म को रीअरेंज किया है 1/ts एज इट इज समीशन बाहर, और इस टर्म का फोरियर एज पर दिस फोरियर फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे जो टर्म बन रही है e टू द पावर जे एन ओमेगा एस टी और e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी, ये आपस में कंबाइन हो जाएगी, e की पावर माइनस जे अगर हम कॉमन ले लें तो एक टर्म बन जाएगा क्या, ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस और टी बाहर, राइट क्योंकि यहाँ पे जे और टी दोनों ही कॉमन है। तो दिस टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस। अब अगर मैं आपको कहूं कि एक फोरियर सिग्नल यानी एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा होता है एंड द वैल्यू इज गिवन लाइक दिस, तो अगर हम बोलते हैं कि इसी इक्वेशन के अंदर हम e टू द पावर माइनस जे ओमेगा की जगह ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस रखें तो ये किसका फोरियर कहलाएगा, ये फोरियर कहलाएगा एक्स ऑफ ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस, यानी मैं ओमेगा की जगह क्या रिप्लेस कर रहा हूं, ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस। तो वही चीज मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दी है कि 1/ts समेशन एज इट इज एंड दिस फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड, इंटीग्रेशन फंक्शन इज रिप्लेस्ड बाय एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा एन ओमेगा एस, राइट या अगर आप इसे f डोमेन यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखते हैं तो ts का अपोजिट हो जाएगा fs और ओमेगा की जगह होता है 2πf, तो एक तरह से f माइनस एन एफ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ सैंपल्ड सिग्नल, राइट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा दिस XSF ये है आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ सैंपल्ड सिग्नल, वहीं पे x ओमेगा क्या है, x ओमेगा था फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ मैसेज सिग्नल। तो अल्टीमेटली ये जो यहाँ इक्वेशन जनरेट हुई है ये इक्वेशन हमें क्या शो करती है, तो सैंपल सिग्नल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इक्वेशन कहती है कि हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो n ओमेगा s से शिफ्ट हो गया, यानी n इज इक्वल टू 1 होगा तो ये कहलाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा s, अगर n इज इक्वल टू 2 होगा तो ओमेगा a माइनस ओमेगा 2 ओमेगा s। मींस अब अगर इस चीज को मैं आपको ग्राफिकली शो करूं तो मतलब क्या है कहने का कि यहाँ पे अगर हम बोले xt का फोरियर डोमेन है हमारे पास ये ट्रायंगुलर वेव, यानी दिस इज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ ओरिजिनल मैसेज सिग्नल x ऑफ ओमेगा। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट बना रहा हूं कि सैंपल सिग्नल का स्पेक्ट्रम क्या होगा, तो सैंपल सिग्नल का स्पेक्ट्रम होगा द शिफ्टेड रेप्लिकास, किसका शिफ्टेड वर्जन, ये जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है वो कहता है ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस, तो यानी अगर n को मैं 1 बोलूं तो ओमेगा माइनस ओमेगा एस पहली टर्म बनेगी ना, यानी कि ओमेगा इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा एस। तो यानी कि अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट माइनस ओमेगा एम है तो उसमें आप ओमेगा एस को जोड़ दीजिए, पहुंच गया ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम पे, और इस ओमेगा एम में ओमेगा एस जोड़ दीजिए तो ये पहुंच गया ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम पे। सिमिलरली अगर आप n की जगह -1 कंसीडर करते हैं तो इट विल ट्रीट एज ओमेगा प्लस ओमेगा एस, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा एस। तो इस ओरिजिनल कंटेंट में माइनस ओमेगा एस ऐड ऑन कर दिया, इस ओरिजिनल कंटेंट में माइनस ओमेगा एस ऐड ऑन कर दिया। तो इस डायग्राम को देखने के बाद ये जो यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म है कि व्हाट इज द सैंपल सिग्नल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, राइट। सो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या शो कर रहा है कि ओरिजिनल मैसेज सिग्नल के रेप्लिकास ही शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आपने गौर दियो एक और चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, दैट इज द केस 1 व्हेन ओमेगा एस इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम, दैट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, राइट। यही कंडीशन पढ़ी है ना सैम्पलिंग में। तो जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तभी आप ये जो देख रहे हो ये बीच में इन दो रेप्लिकास के बीच में गैप बनता है, दैट इज द बेसिक सेपरेशन बिटवीन दीज टू फ्रीक्वेंसी, सो दैट जब आपका मैसेज रिकंस्ट्रक्ट होगा, जब यही सिग्नल वापस रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है तो इस गैप के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जी हाँ दिस इज द ओरिजिनल स्पेक्ट्रम। और जब इस रेट को हम फुलफिल करते हैं कि व्हेन ओमेगा एस इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि आपका जो ये रेप्लिकास है दैट हैव अ लार्जर सेपरेशन बिटवीन देम, और इसी सेपरेशन को यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज गार्ड बैंड, राइट। सो अगर आप पे गार्ड बैंड का कॉन्सेप्ट पूछे तो गार्ड बैंड का कॉन्सेप्ट कब आएगा, वो तभी आएगा कि जब आपका सैम्पलिंग रेट सेटिस्फाई करता है, सैम्पलिंग थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, व्हेन द सैम्पलिंग रेट इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एफएम, तब जो हमारा सैंपल सिग्नल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनता है उसके बीच में आपके रेप्लिकास के बीच में जो स्पेस होता है दैट स्पेस इज कॉल्ड द गार्ड बैंड। बट अगर वहीं पे मैं आपको कहूं व्हेन ओमेगा एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम, अगर हमारा सैम्पलिंग रेट ये है ग्रेटर देन नहीं है इक्वल टू है, तो उस केस में हमें जो रेप्लिकास मिलते हैं उनके बीच में गैप नहीं मिलता, यानी कि गार्ड बैंड क्या हो गया, इन दिस कंडीशन गार्ड बैंड बिकम्स 0, राइट। अब इस केस में अगर मुझे सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो आई नीड अ आइडियल फिल्टर सो दैट मैं इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को अलग कर पाऊं, उसी के बेस पे मैं अपना ओरिजिनल मैसेज सिग्नल जनरेट कर पाऊं, राइट। और अगर हम कहते हैं कि ये रेट आपका इसके नीचे चला गया, यानी ओमेगा एस इज लेस देन ओमेगा एम,
इन दैट कंडीशन ये जो आपको रेप्लिकास मिल रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के ओवरलैप होने शुरू हो जाते हैं। दिस इज द ओवरलैप सिचुएशन, जो कि बेसिकली क्या है, जो कि बेसिकली एक एरर है, डिस्टॉर्शन है, जिसे हम बोलते हैं बेसिकली अलाइजिंग इफेक्ट। तो ये अलाइजिंग इफेक्ट क्या है हम वापस देखेंगे आगे भी अभी डिटेल में, बट यहां पे मुझे जो केवल बताना था आपको, जो यहां पे केवल आपको समझना है इस पूरे लेक्चर के अंदर, केवल इतनी सी समरी कि जब आप एक सैंपल यानी एक कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम इंपल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गॉट द सैंपल सिग्नल। तो ये उसका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है और ये इसका फोरियर डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, जो कि एक दूसरे का रेप्लिकास होते हैं, शिफ्टेड वर्जन होते हैं। तो जो हमारा सैंपलिंग रेट ग्रेटर होता है ट्वाइस ऑफ एफएम से, तो इन शिफ्टेड वर्जन के बीच में जो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसे हम गार्ड बैंड बोल रहे हैं। तो इजीली ये सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है। जब हम fs इज इक्वल टू ट्वाइस एफएम कर देते हैं, यानी ओमेगा एस इज इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा एम, तो एक गैप कम हो जाता है, गार्ड बैंड 0 हो जाता है। देन इस सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आई रिक्वायर्ड अ स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर। बट वहीं पे अगर ये बिल्कुल लो चला गया, नहीं ओमेगा एम से ट्वाइस ओमेगा एम से लेस चला गया, देन ये सारे के सारे फंक्शन ओवरलैप करने लग जाएंगे, जिससे कि हमारे सिग्नल में डिस्टॉर्शन होगा और इस टाइप के सिग्नल को हम रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, यानी कि हम वापस अपना ओरिजिनल सिग्नल जनरेट नहीं कर सकते। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सैम्पलिंग थ्योरम। क्या है सैम्पलिंग थ्योरम पूछी जाए या सैम्पलिंग पूछा जाए, या सैम्पलिंग थ्योरम में बेसिकली व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड योर सैम्पलिंग, किस तरह से सैम्पलिंग करते हैं, सैंपल सिग्नल कैसे जनरेट होता है, व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन या टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, वो आपको यहां से समझ में आना चाहिए। राइट, इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट लेक्चर में, तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आपको दो रेट्स दिखाए थे, वन इज कॉल्ड द न्यूक्विस्ट रेट एंड वन इज कॉल्ड द न्यूक्विस्ट इंटरवल, और एक अभी मैंने टॉपिक बोला था अलाइजिंग। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, अलाइजिंग इफेक्ट, जो कि अभी आपने देखा, इसी को और इलैबोरेट करूंगा, फिर इसे रिड्यूस कैसे करते हैं और किस तरह से हम न्यूक्विस्ट रेट न्यूक्विस्ट इंटरवल कैलकुलेट करते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।